डियर स्टूडेंट, हम आज CSA या नेट की स्ट्रैटेजी और ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशन क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है उन टिप्स को लेकर आज बात करेंगे। किसी भी स्ट्रैटेजी को बनाने से पहले उसके सिलेबस को ध्यान में रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये वो एक फ्रेम है जिसके ऊपर हमें पूरा का पूरा एक बिल्डिंग बनाना है। तो लाइफ साइंस के सिलेबस को अगर हम देखें तो इसमें 13 यूनिट्स हैं और ये 13 यूनिट्स जो है यहाँ पे एक बहुत जो 13 यूनिट्स हैं इसमें एक कॉमन मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि वो 13 यूनिट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारा कट ऑफ हमसे ये कह रहा है कि इसका कट ऑफ 53% जा रहा है। इट मीन कि आउट ऑफ 13 अगर आप 7 to 8 यूनिट्स को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आप ऑल इंडिया रैंक 50 में JRF सिक्योर कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें जो हैं वैसे ही बोल रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 5 टाइम्स जो है JRF क्वालिफाई करने के बाद जो एक एक्सपीरियंस निकल के आया है कि किस तरीके से मैंने एग्जाम्स की स्ट्रेटजी को फॉलो किया, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे आप आउट ऑफ दीज 13 यूनिट्स किन्हीं भी मिनिमम आप 5 यूनिट से भी, अगर आप 5 यूनिट्स को बहुत अच्छे से एफिशिएंटली कर सकते हो तो आप उससे भी JRF क्वालिफाई कर सकते हो, राइट। तो चूंकि लाइफ साइंस में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, डिफरेंट नाम से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक, प्लांट बायो, सो मेनी कोर्सेज आर देयर अपार्ट फ्रॉम क्लासिकल सब्जेक्ट जूलॉजी एंड बॉटनी। तो यहाँ पे आप जो है जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं उस बैकग्राउंड के हिसाब से आप अपना कोई भी 6 to 7 जो है मिनिमम, आप जो 6 तो रखना ही है आपको, वो 6 यूनिट्स आप रख लीजिए। लेकिन इसमें कोशिश कीजिए इसमें फंडामेंटल प्रोसेस जिसमें कि हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आता है, और यूनिट 1 जिसमें कि मॉलिक्यूल एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी जिसमें हमारा बायोकेमिस्ट्री आ रहा है, इनहेरिटेंस बायोलॉजी जिसमें हमारा जेनेटिक्स आ रहा है, और इकोलॉजिकल प्रिंसिपल जिसमें हमारा इकोलॉजी। ये 4 यूनिट कोशिश कीजिए आप वहाँ पे कॉमनली, आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो तो इन 4 यूनिट्स को कॉमन तरीके से रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस जो है पुटअप होते हैं, राइट। अब हम जो है कोई भी स्टूडेंट जो होगा वो अपने बैकग्राउंड के हिसाब से वो डिसाइड कर लेगा कि हमें, जैसे मैं बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड से आता हूँ तो मैंने जो है जब भी CSA एग्जाम्स को लेके अपनी प्रिपरेशन रखी तो मैं वहाँ पे इसमें यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 8 एंड 10 आउट ऑफ दिस 13 मैंने हमेशा ये 6 यूनिट पढ़ी। चूंकि मैं बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड से था तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पार्ट मैंने 13 यूनिट का भी कर लिया था। यकीन मानो 6.5 यूनिट्स ही मैंने कवर की थी, राइट। और लेकिन ये जो 6.5 यूनिट आप कवर कर रहे हो इसमें एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, आपको कंसेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए, और वहाँ से आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर पुटअप हो रहा है तो आप उसको कैच कर पा रहे हो। अब इसमें यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट की तरफ से ये क्वेश्चंस आता है कि सर किस टाइप की चीज़ों को हम ध्यान रखें ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशन, और ये वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ एक समराइज कर ली हैं जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में भी ध्यान रखी थी। और मैंने इनिशियली इन मिस्टेक्स को फील किया है कि अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें तो हम जो है ईजिली CSA या नेट को बहुत अच्छी टॉप 50 रैंक से क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे पहला जो रिकमेंडेड टिप्स है वो यही है कि सेलेक्टिव एनालिटिकल स्टडी। मैं इस चीज़ को डिस्कस भी कर चुका हूँ कि आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा सिलेबस करने के चक्कर में बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो एक्यूरेसी नहीं ला पाते, और हम जो है हमारी एनर्जी को एक एफिशिएंटली किसी पॉइंट पर नहीं डाल पाते, और हम जो है CSA या नेट JRF क्वालिफाई करने से काफ़ी दूर रह जाते हैं। तो आपको आउट ऑफ 13 किन्हीं मिनिमम 6 यूनिट्स आप ले लीजिए अगर आपको JRF क्वालिफाई करना है। अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है तो ये यूनिट्स की संख्या थोड़ी सी कम हो सकती है। 4 to 5 यूनिट से ही आप इजीली नेट क्वालिफाई कर सकते हो। दूसरा जो पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट्स है जो मैंने फील किया है।
यहाँ पे होता क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम हमारे पास टाइम काफ़ी है, तो हमें लगता है कि हमें एग्जाम टाइम में भी इतना ही टाइम मिलेगा। जैसे किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, हम 6 घंटे पढ़ रहे हैं, हमें लगता है एग्जाम में भी हमारे पास काफ़ी टाइम होगा। ऐसा नहीं है, आपको एफिशिएंटली टाइम मैनेजमेंट रखना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चंस वहाँ पे आपको, जिस टाइप के भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, हम जब भी प्रिपेयर करते हैं तो अगर हमारे सामने कोई क्वेश्चंस आ रहा है, हम उसमें एनॉर्मस टाइम लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो वहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट भी एफिशिएंटली डील करना है कि किस क्वेश्चंस को किस टाइप के सेक्शंस में कितना टाइम आपको मिनिमम दें, ताकि आपका अगर कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है तो आपका जो एक मेंटल स्टेबिलिटी है वो ड्यूरिंग द एग्जाम डिस्टर्ब ना हो। तो टाइम मैनेजमेंट को बहुत फोकस रखना है जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो। तीसरा जो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं कि वो जब प्रैक्टिस, मतलब जो थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो थ्योरेटिकल पार्ट्स को बहुत ज़्यादा पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन उसका जो जो एक प्रैक्टिकल पार्ट है उसके बेस पे जो एक क्वेश्चंस बनते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। उससे क्या होता है कि वो थ्योरी तो उनको पता है, लेकिन उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट एग्जाम में कैसे करना है, इस तरीके का आइडिया, एक्सपोजर उन बच्चों को कम होता है, और वो जो है एग्जाम में अपनी थ्योरी को एक आउटपुट के रूप में एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उस थ्योरी के बेस पे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जा सके। तो यहाँ पे आपको एनालिटिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो जरूर करनी है। चौथा जो पॉइंट्स में यहाँ पे रख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके दिमाग में एक मिथ रहता है कि हमें जो भी CSIR में टॉपिक दिए हुए हैं, इन टॉपिक्स का बहुत डीप में आपको स्टडी करनी है। देखिए, मैं एग्री करता हूँ कि डीप में आपको स्टडी करनी है, लेकिन डीप का कहीं ना कहीं आपको एक लिमिट डिसाइड करना होगा कि जहाँ तक आपकी ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे अननेसेसरी जो है डेप्थ में चले जाते हैं, वहाँ पे उनको सेटिस्फैक्शन तो रहता है कि वो टॉपिक्स उनको इतना ज़्यादा आ गया, लेकिन उस सेटिस्फैक्शन की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को एक बाउंड्री लाइन पर आकर रोकना पड़ेगा। तो उससे होता क्या है ना कि अननेसेसरी आपका जो टाइम है, जो आपको जो है किसी और सेक्शंस में देना था, आप जो है ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशन उसको एक ही सेक्शन में डिवोट कर दिए, तो उसका इफेक्ट जो है वो आपके दूसरे टॉपिक पे भी पड़ता है, दूसरे सेक्शंस पे पड़ता है। तो इसीलिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डीप में पढ़िए, जो भी आपने यूनिट डिसाइड की उनको डीप में पढ़िए, लेकिन इतना डीप में मत जाइए कि आपका अदर्स जो सेक्शंस है वो अफेक्ट हो। पॉइंट नंबर 5 बड़ा इम्पैक्ट रखता है। कई बार हम एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर देते हैं, हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने के कारण वहाँ पे हमारे नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो एग्जाम में पहले उन्हीं क्वेश्चंस को करिए जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हैं, उसके बाद उनकी कैलकुलेशन कीजिए कि आप जो है जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हो उनका टोटल स्कोर, अगर उसमें मिनिमम 10% भी अगर गलत है तो उसको माइनस करने के बाद देखिए कि कितना स्कोर बैठ रहा है, क्या आप कट ऑफ से ज़्यादा हो। तो अगर कट ऑफ से ज़्यादा नहीं हो तो आप रिस्क लेना शुरू कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम जब फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर सॉल्व किया तो आपका जो स्कोर था वो JRF की रेंज में आ चुका है, लेकिन उसके बाद हम अननेसेसरी इतने ज़्यादा क्वेश्चंस कर देते हैं कि हमारा जो एक पॉजिटिव स्कोर था वो ड्यू टू मोर नेगेटिव अटेम्प्ट वो नेगेटिव में चला जाता है, और हम JRF पे थे इनिशियल अटेम्प्ट में और हम फिसल के नेट से भी बाहर निकल जाते हैं। तो आपको नेगेटिव पे बहुत कंट्रोल रखना है। पॉइंट नंबर जो 6 है वो यूजुअली सिविल सर्विस के जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे वो ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट्स मैंने इसीलिए शामिल किया है क्योंकि आप जो CSIR नेट का पार्ट A देते हो, पार्ट A में क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस के आते हैं, बेसिक सिंपल एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, और वहाँ पे आपको मिनिमम नंबर ऑफ कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा हैबिट डेवलप कीजिए कि आपको न्यूज़पेपर थोड़ा सा आप एनकाउंटर हो। उससे क्या होगा कि आपके इर्द गिर्द वर्ल्ड लेवल पे, कंट्री लेवल पे जो भी चीज़ें हो रही हैं उनसे आपको जो है थोड़ा सा एनकाउंटर होगा, आपके दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी, और हो सकता है उसी चीज़ के बेस पे वहाँ पे पार्ट A के अंदर क्वेश्चन आ जाए। और सिंपल एप्टीट्यूड और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से यूट्यूब चैनल्स इतने सारे हैं, वहाँ से आप सिंपली जो है देख सकते हैं, और इसमें बेसिकली जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं
कॉइन या प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा यहाँ पे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। और यहाँ पे फिजिक्स में जो न्यूटन्स लॉ हैं उनके बेस पे भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। काइनेमेटिक्स जो है उस फिजिक्स में काइनेमेटिक्स से क्वेश्चंस आ जाते हैं और बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। न्यूटन्स के लॉ का एप्लीकेशन यूजुअली कई बार मेरे एग्जाम्स में आया है। अगला जो पॉइंट है वो इन सारे पॉइंट्स की जड़ है। आपने ये सारी चीज़ें की, बहुत अच्छे से तैयारी हो गई थी, लेकिन आपको अगर खुद पर भरोसा ही नहीं है तो वो सारी चीज़ें नलीफाई हो जाती हैं, किसी काम की नहीं है। तो सबसे पहले तो आप खुद पर भरोसा रखिए कि आप कर सकते हो। बिलीव इन योर सेल्फ, ये बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप जो है एग्ज़ाम देने जाएं तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है और आप जो है एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक एश्योर करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द टाइम उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन उनके दिमाग में एक ये रहता है कि अभी मुझे ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। तो आप जो आ रहा है उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, राइट। क्योंकि जिस दिन सिटी के सारे सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे तभी आप गाड़ी चलाओगे, तो ऐसा दिन कभी नहीं आने वाला है, राइट। तो आपके पास जो भी नॉलेज है उसी के बेस पे आप अपना बेस्ट दीजिए। और ये मैं जो है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इस चीज़ को कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आउट ऑफ 13 सिर्फ 6.5 यूनिट मैंने कवर की थी। एंड 6.5 यूनिट कवर करके मेरा जो स्कोर आया था 2011-12 के आसपास की ये बातें हैं, वहाँ मेरा स्कोर आया था 53%। और 53 टोटल परसेंट पे मेरा स्कोर पे मुझे ऑल इंडिया 50 रैंक के अंदर मुझे JRF की रैंक मिली थी। और सेम पैटर्न मैंने जो है आगे कंटिन्यू रखा और 5 टाइम्स इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके मैंने 5 टाइम्स JRF और 2 टाइम्स गेट ऑल इंडिया 50 रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को जो है ध्यान रखिए। और सेलेक्टिव एनालिटिकल स्टडी के लिए अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे आता है कि हम कौन सी बुक्स प्रेफर करें। तो देखिए, बुक्स का तो ऐसा है कि आप जो है कोई सी भी बुक्स पढ़िए। हर सब्जेक्ट टॉपिक की एक रेफरेंस बुक्स है। प्लांट फिजियोलॉजी में टेल एंड जिगर है, बायोकेमिस्ट्री में स्ट्रायर है, लेनिंजर है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में लॉडेस है। लेकिन आपको इतना ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो है बहुत अच्छे कुछ कोचिंग सेंटर्स भी हैं। जैसे मैं जब एग्ज़ाम की तैयारी की थी तो मैंने दी पाथफाइंडर एकेडमी का स्टडी मटेरियल कंसल्ट किया था और मैं वहाँ का स्टूडेंट भी रहा हूँ। तो आप किसी भी जहाँ से भी आपको कंफर्ट लग रहा है, आपको लगता है कि वो स्टडी मटेरियल अच्छा, आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैंने जो है पाथफाइंडर एकेडमी से लिया था, तो ये एक पर्सनल डिसीजन हो जाता है, राइट। तो वहाँ पे आप इस तरीके से इन चीज़ों को आगे एग्जीक्यूट करिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं ये आपके कैरी मतलब जो CCR का एक जो ड्रीम है JRF का, उसको फुलफिल करने में आपकी हेल्प करेंगे।